प्रोग्राम। देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व भूगोल की। विश्व भूगोल में हम बात कर रहे थे यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप की हमने कुछ से प्रमुख जो विशेषताएं थी वह पढ़ ली है। अब अन्य और विशेषताएं जो बचती उन पर आज चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यूरोपीय महाद्वीप, इस यूरोप महाद्वीप की बात करें तो इसमें अन्य कौन कौन सी विशेषताएं रहेगी उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारे पास है प्रमुख नदियां। यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती है। तो देखिएगा बात करते हैं, हमारे पास नदी रहेगी वोल्गा। देखिए वोल्गा नदी की बात करें तो ये कहां से निकलती है, तो वाल्दाई पर्वत से। वाल्दाई पर्वत पड़ता है आपका मॉस्को, और मॉस्को कहां पर है, रूस में। कहने का मतलब ये है कि वोल्गा जो नदी है वाल्दाई पर्वत मॉस्को रूस से निकलती है और ये कैस्पियन सागर में क्या हो जाती है, विलुप्त है। तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि वोल्गा नदी वाल्दाई पर्वत मॉस्को रूस से निकलती है, विलुप्त कहां पर होती है, कैस्पियन सागर में। इस वोल्गा नदी की बात करें तो यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, वो आपकी होगी वोल्गा नदी। इसी प्रकार आगे चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 हमारे पास जो नदी रहेगी वो होगी डेन्यूब या डन्यूब नदी। इसका उद्गम पहले भी बताया था आपको कि कौन से पर्वत से होती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलेगी। ये पर्वत कहां पर स्थित है, तो मुख्य तौर पर ध्यान रखना है जर्मनी में। तो देखिएगा डेन्यूब नदी या ड्यूनब नदी का उद्गम होगा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी से, और ये कहां पर विलुप्त होती है, विलुप्त होगी ये काला सागर में। कहां पर विलुप्त हो रही है, काला सागर। इस डेन्यूब नदी की बात करें तो इस पर सर्वाधिक राजधानियां स्थित है, यानी कि विश्व में वह नदी जिस पर सर्वाधिक राजधानी स्थित है कौन सी होगी, डेन्यूब नदी, और यह सर्वाधिक देशों से गुजरती है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, सर्वाधिक देशों से गुजरती है। तो विश्व की वह नदी जिस पर सर्वाधिक राजधानी स्थित है डेन्यूब नदी। विश्व की वह नदी जो सर्वाधिक देशों से गुजरती है कौन सी होगी, डेन्यूब नदी। तो इन दोनों नदियों की बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं कौन कौन सी हमारे पास नदी है। तो देखिए वोल्गा नदी वाल्दाई पर्वत मॉस्को रूस से निकलेगी, विलुप्त होगी कैस्पियन सागर। यूरोप की यह सबसे लंबी नदी है। इसके बाद डेन्यूब नदी की बात करें, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलेगी, विलुप्त काला सागर में होगी, और इस पर सर्वाधिक राजधानी आती है और ये सर्वाधिक देशों से गुजरती है। और एक और बात याद रखना, डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप की दूसरी बड़ी नदी या लंबी नदी। अब बात करें नंबर 3 की। हमारे पास एक नदी आती है पो नदी। पो नदी की बात करें तो इटली की गंगा कहलाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हमारे पास आती है नदी सीन नदी। सीन नदी पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। बात ध्यान रखना है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस कौन सी नदी पर स्थित है, तो सीन नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं, हमारे पास एक और नदी है जिसका नाम है टाइबर नदी। इस पर स्थित है रोम, जो कि इटली की राजधानी है। ध्यान रखना है टाइबर नदी पर रोम स्थित है, जो कि इटली की राजधानी है। बात करें नंबर 6, हमारे पास एक नदी आएगी रोन। ये तो रोम है, ये क्या है नदी, रोन नदी। रोन नदी की बात करें तो इस पर 2 शहर रहेंगे, एक रहेगा लियोन शहर। लियोन शहर पड़ता है आपका फ्रांस में, और लियोन शहर जो प्रसिद्ध है किसके लिए, तो लोहा आइस के लिए प्रसिद्ध है।
याद रख लेना कि लोहा इसके लिए प्रसिद्ध फ्रांस का क्षेत्र कौन सा है, लियोन शहर, जो कौन सी नदी पर आता है, रोन नदी पर। इसके बाद एक शहर का नाम सुना होगा आपने, जेनेवा। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। तो जेनेवा कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो रोन नदी पर स्थित है। आगे बात करते हैं टेम्स नदी। टेम्स नदी इंग्लैंड में प्रवाहित होती है, और इसकी बात करें तो इस पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन शहर स्थित है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो टेम्स नदी पर इंग्लैंड की राजधानी लंदन शहर स्थित है। आगे बात करते हैं, हमारे पास एक नदी रहेगी अमूर नदी। अमूर नदी की बात करें तो यह रूस से और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो वह नदी जो रूस चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, तो वह आपकी कौन सी नदी हो जाएगी, अमूरे नदी। वापस से देखिएगा, वो नदी इटली की गंगा कहलाती है। सी नदी पर फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है। टाइबर नदी पर ध्यान रखना, इटली की राजधानी रोम स्थित है। रोन नदी पर लियोन शहर स्थित है, जो कि कहां पर है, फ्रांस में, और ये लोहा इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो देखिएगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। बात करें टेम्स नदी पर लंदन शहर स्थित है, जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। अमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है नदियों से संबंधित। अब आगे बात करते हैं, हमारे पास और कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो पो नदी बात करें तो ये इटली की गंगा कहलाती है। सी नदी पेरिस इस पर स्थित है। टाइबर नदी रोम शहर स्थित है। रोन नदी लियोन शहर, जेनेवा शहर स्थित है। बात करें आगे, टेम्स नदी पर लंदन शहर स्थित है, और अमूर नदी रूस चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। एक नदी हमारे पास है राइन। राइन नदी की बात करें तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राइन नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे व्यस्तम नदी है। यह विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी कौन सी है, तो वह राइन नदी होगी। कौन से महाद्वीप में स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। इस राइन नदी की बात करें तो ये कोयला ढोने के लिए प्रसिद्ध है, तो इसे कोयला ढोने वाली नदी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ ले आपको कि वह नदी जो कोयला ढोने वाली नदी कहलाती कौन सी होगी, राइन नदी। कौन सी होगी, राइन नदी। एक नदी आती है जिसका नाम है रूर नदी। रूर नदी की बात करें, ये कहां पर है, मुख्य तौर पर जर्मनी में एक बेसिन बनाती है जिसका नाम है रूर बेसिन। रूर नदी जर्मनी में कौन सा बेसिन बनाती है, रूर बेसिन। यह रूर बेसिन विश्व का सबसे प्रसिद्ध बिटुमिन्स कोयला का क्षेत्र। तो याद रख लेना कि रूर नदी जर्मनी में रूर बेसिन बनाती है, और रूर बेसिन जो है बिटुमिन्स कोयला का क्षेत्र है, और ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो इस बिटुमिन्स क्षेत्र के कारण ही यह रूर जो क्षेत्र है, यह जो रूर क्षेत्र है जर्मनी का काला क्षेत्र कहलाता है। जर्मनी का काला क्षेत्र किसे कहते हैं, तो रूर क्षेत्र को कहते हैं। इसके बाद बात करें, यह है यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहलाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहे आपको कि यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल किसे कहते हैं, तो रूर क्षेत्र कहलाता है। इसी रूर क्षेत्र के चलते हमारे भारत में भी एक क्षेत्र को संज्ञा दी गई, जो कि कोयला के लिए
प्रसिद्ध माना जाता है। दामोदर नदी का टीका क्षेत्र है और वह छोटा नागपुर का पठार। तो छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि रूर बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? बिटुमेन्स कोयला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी के क्षेत्र में आता है? तो रूर नदी के क्षेत्र में आता है। कौन से देश में आता है? जर्मनी देश में आता है। इसके बाद रूर की बात करें तो ये जर्मनी का काला क्षेत्र कहलाता है, यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहलाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो राइन नदी की बात करें, विश्व की सबसे व्यस्तम नदी जो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होती है, कोयला ढोने वाली नदी कहलाती है। इसी प्रकार रूर नदी की बात करें, जर्मनी में रूर बेसिन बनाती है और रूर जो बेसिन है या रूर जो क्षेत्र है जर्मनी का काला क्षेत्र कहलाता है और यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल कहलाता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? बिटुमेन्स कोयला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अब आगे बात करते हैं, हमारे पास कुछ इस यूरोप महाद्वीप के प्रायद्वीप कौन कौन से हैं। यूरोप महाद्वीप में स्थित प्रायद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखना, ध्यान से देखना, आराम से ज्ञात भी हो जाएंगे। तो देखिएगा प्रायद्वीप की बात करें, आइबेरिया, आइबेरिया प्रायद्वीप, इसकी बात करें तो इसमें पुर्तगाल और एक आता है स्पेन। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुर्तगाल और स्पेन का जो क्षेत्र है या इनका जो प्रायद्वीप क्षेत्र है किसके नाम से जाना जाता है? आइबेरिया प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है या आइबेरिया स्टेट के नाम से जाना जाता है। याद रख लेना कि आइबेरिया स्टेट में शामिल कौन कौन से देश है? देशों की संख्या 2 है, पुर्तगाल, स्पेन, और इसमें जो प्रायद्वीप क्षेत्र लगता है वो क्या कहलाएगा? आइबेरिया प्रायद्वीप। इसके बाद बात करते हैं स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रायद्वीप की बात करें तो इसमें कुल 5 देश शामिल है। 5 देश शामिल है, कौन कौन से हैं? तो देखिएगा प्रायद्वीप में शामिल तो 3 देश आएंगे। कितने देश आएंगे? 3। प्रायद्वीप में शामिल कितने देश है? 3। ठीक है, तो वे कौन कौन से देश है? तो एक रहेगा फिनलैंड, एक रहेगा नॉर्वे और एक रहेगा स्वीडन। याद रख लेना स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, इसमें कुल 5 देश शामिल है। उनमें से प्रायद्वीप में शामिल कितने देश है? 3 देश है, फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है। और फिनलैंड नॉर्वे से एक वर्त गुजरता है जिसका नाम है आर्कटिक वर्त। तो क्वेश्चन पूछेगा यूरोप महाद्वीप में किन किन देशों से आर्कटिक वर्त गुजरता है? तो फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से गुजरता है। जबकि ग्रीनविच रेखा गुजरती है आपके लंदन शहर से, यानी कि 0 डिग्री देशांतर जो रेखा गुजरती है लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जिससे विश्व का मानक समय ज्ञात किया जाता है, जिसे बोलते हैं जीएमटी। तो जीएमटी जो मानक समय ज्ञात किया जाता है ग्रीनविच शहर लंदन से ज्ञात किया जाता है, तो वह लंदन में। तो आर्कटिक वर्त गुजरता है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से। इसके बाद बात करें फिनलैंड की। फिनलैंड आंकड़ा है विश्व में सर्वाधिक झीलों वाला देश कहलाता है। विश्व में सर्वाधिक झीलों वाला देश। तो क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? तो वो होगा आपका फिनलैंड। इसी कारण इसे झीलों का देश कहते हैं। तो झीलों का देश किसे कहते हैं? तो कहलाएगा फिनलैंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रख लेना। इसके बाद बात करें, इसमें 2 देश बच गए, वह कौन कौन से हैं? एक रहेगा डेनमार्क और एक रहेगा जिसे बोलते हैं आइसलैंड। तो ये 2 देश और आपको याद रखने। बात करें स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप, इसमें कुल 5 देश शामिल है। उनमें से 3 प्रायद्वीपीय देश हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, और इनसे आर्कटिक वर्त गुजरता है। बात करें फिनलैंड की, विश्व में सर्वाधिक झीलों वाला देश है और इसे झीलों का देश कहते हैं। अब आगे बात करते हैं, एक प्रायद्वीप हमारे पास और है जिसका नाम है जूटलैंड, जिसका नाम है जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप की बात करें
तो इस पर अधिकार है डेनमार्क का, जिसे बोलते हैं डच। जूटलैंड प्रायद्वीप पर किसका अधिकार है, तो वह रहेगा डेनमार्क का। और इसकी बात करें डेनमार्क की, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है, राजधानी है कोपेनहेगन। याद रख लेना, डेनमार्क की राजधानी कौन सी है, कोपेनहेगन। कोपेनहेगन की बात करें तो यह बाल्टिक सागर की कुंजी कहलाता है। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, ये बाल्टिक सागर की कुंजी कहलाता है, याद रख लेना। जबकि आपको पूछे भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो जिब्राल्टर संधि कहलाती है। तो उसी प्रकार बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं, कोपेनहेगन को कहते हैं। इसी प्रकार बात करें डेनमार्क के भाग में आता है ग्रीनलैंड। डेनमार्क के भाग में या डेनमार्क का अधिकार है किस पर है, ग्रीनलैंड पर। ग्रीनलैंड की बात करें, सब जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसके अधीन है, तो ग्रीनलैंड डेनमार्क या डच के अधीन आता है। तो ये प्रमुख बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बार पुनः देखिए, आइबेरिया प्रायद्वीप पुर्तगाल स्पेन इनके क्षेत्र में आता है। स्कैंडिनेविया की बात करें तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र आता है। इसमें कुल 5 देश हैं, उनमें से मुख्य तौर पर प्रायद्वीपीय देश से 3 फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इनसे आर्कटिक वर्त गुजरता है। डेनमार्क, आइसलैंड, अन्य क्षेत्र आपको याद रखने। बात करें कि फिनलैंड विश्व में सर्वाधिक झीलों का देश है, इसी कारण इसे झीलों का देश कहते हैं। अब आगे बात करें जूटलैंड प्रायद्वीप, इस पर अधिकार डेनमार्क का है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, जो बाल्टिक सागर की कुंजी कहलाता है। बात करें डेनमार्क के अधिकार में आता है ग्रीनलैंड द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं इस यूरोप महाद्वीप की विशेषताओं पर कि कौन कौन सी विशेषताएं रह गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एक चीज मैंने बताई थी कि बाल्टिक देश कौन कौन से हैं, उसी प्रकार याद रखने बाल्कन देश कौन कौन से हैं। बाल्कन स्टेट में कौन कौन से देश आते हैं, देखो बाल्टिक देश अलग है, बाल्कन स्टेट अलग है। तो देखिएगा, बाल्कन स्टेट, इसी प्रकार का एक स्टेट और आता है जिसे बोलते हैं बेनेलक्स स्टेट, यानी कि इनमें कौन कौन से देश आते हैं। तो देखो, बाल्कन स्टेट में बात करें तो इसमें एक देश रहेगा यूगोस्लाविया। कौन सा देश रहेगा, यूगोस्लाविया। एक आता है इसमें ग्रीस, इसके बाद आता है रोमानिया, एक आता है इसमें अल्बानिया। तो मुख्य तौर पर बाल्कन स्टेट कहलाते हैं यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया, याद रखना। जबकि बाल्टिक स्टेट, वापस से बता देता हूं, बाल्टिक स्टेट में कौन कौन से देश आते हैं तो आपको ध्यान में रखना है। एक था एस्टोनिया, एक था लाटविया, एक था लिथुआनिया। तो यह बातें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, बाल्टिक स्टेट एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया है, जबकि बाल्कन स्टेट यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया देश है। इसी प्रकार बेनेलक्स, इसमें तो देखिएगा, बात करें आराम से समझ में आ जाएगा। देखो, बे से हो जाएगा बेल्जियम, इसी प्रकार से आगे दिख रहा है आपको न से हो जाएगा नीदरलैंड, एक के बाद दिख रहा था लक्स,
तो यहां पर हो जाएगा लग्जमबर्ग। कौन सा हो जाएगा? लग्जमबर्ग। तो याद रखना है बेनेलक्स स्टेट में 3 देश शामिल है, बेल्जियम, नीदरलैंड और एक आपका लग्जमबर्ग। बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हीरे की मंडी है। तो याद रखना है विश्व की सबसे प्रसिद्ध हीरे की मंडी कहां पर है? वो आपके बेल्जियम में स्थित है। और जबकि एक राजस्थान में एक हस्तकला भी चलती है जिसका नाम है थेवा कला, जो कि प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। उस थेवा कला में जो कांच प्रयोग किया जाता है वो कहां का प्रयोग किया जाता है? बेल्जियम का ही प्रयोग किया जाता है। याद रख लेना भाई कि बेल्जियम की बात करें तो यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध हीरे की मंडी स्थित है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करते हैं। तो एक बार पुनः देखिएगा, बाल्कन स्टेट की बात करें तो इसमें 4 देश यूगोस्लाविया, ग्रीस, रोमानिया, अल्बानिया सम्मिलित है। बाल्टिक स्टेट में बात करें 3 देश एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया सम्मिलित है। बात करें बेनेलक्स में 3 देश आते हैं, बेल्जियम आता है, नीदरलैंड आता है, लग्जमबर्ग आता है। बात करें बेल्जियम की तो विश्व प्रसिद्ध हीरे की मंडी यहाँ पर स्थित है। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से प्रमुख संधियां हैं, चैनल है, उनकी बात करते हैं। जैसे एक आती है डोबर जल संधि, कई जगह डोबर भी मिलेगा, एक ही बात डोबर या डोबर जल संधि। इसकी बात करें तो यह किन किन के मध्य स्थित है? तो यह है इंग्लैंड प्लस फ्रांस के मध्य स्थित है। याद रख लेना कि इंग्लैंड व फ्रांस के मध्य कौन सी जल संधि विद्यमान है? तो डोबर जल संधि विद्यमान है। इस डोबर जल संधि की बात करें तो यह कौन कौन से सागर में आती है? तो यह उत्तरी सागर है प्लस इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। तो याद रख लेना उत्तरी सागर में इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, इंग्लैंड फ्रांस को जोड़ती है कौन सी जल संधि? डोबर जल संधि। इसी प्रकार से हमारे पास एक आता है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की बात करें तो यह इंग्लैंड और फ्रांस के क्षेत्र को ही जोड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश चैनल किन 2 क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य स्थित है। इसी प्रकार उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल के मध्य कौन सी जल संधि है? तो डोबर जल संधि। इंग्लैंड फ्रांस के मध्य कौन सी जल संधि है? तो वो भी बतानी है, डोबर या डोबरे जल संधि। इसी प्रकार आगे बात करते हैं, हमारे पास एक जल संधि आती है जिसका नाम है बारबरोस जल संधि। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि बारबरोस जल संधि किन क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है? तो देखिएगा यह एक सागर आता है मरमरा और एक सागर है काला। मरमरा सागर व काला सागर के मध्य कौन सी जल संधि विद्यमान है? बारबरोस जल संधि विद्यमान है। और बारबरोस जल संधि की बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तुर्की में स्थित है। कहां पर है? तुर्की में स्थित है। तो या हम कह सकते हैं यह एशिया यूरोप के बीच स्थित है। तो एशिया यूरोप के बीच कौन सी जल संधि विद्यमान है? तो बारबरोस जल संधि विद्यमान है, जो मरमरा सागर व काला सागर को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। एक हमारे पास चैनल आता है, उसका नाम है उत्तरी चैनल, नॉर्थन चैनल भी हम कह सकते हैं, उत्तरी चैनल। उत्तरी चैनल की बात करें यह है आयरलैंड प्लस ग्रेट ब्रिटेन को जोड़ने का कार्य करता है। क्वेश्चन पूछ ले आपको कि नॉर्थन चैनल या उत्तरी चैनल किन 2 क्षेत्रों के मध्य विद्यमान है? आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। लेकिन यहाँ पर पूछेगा कई बार कि सागर और महासागर कौन सा आता है? तो देखिएगा आयरलैंड से याद रखना है आयरिश सागर, आयरिश सागर प्लस अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य
तो मेन चीज ध्यान रखना है, जो आपका उत्तरी चैनल है ये आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो यह प्रमुख आपको चैनल याद रखना है। कील नहर किन किन क्षेत्रों को जोड़ती है, तो मैंने बता दिया है, यह कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ने का कार्य करती है। और अभी बताया था मैंने कि बाल्टिक सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो देखिएगा, डोबर या डोबर जल संधि की बात करें, इंग्लैंड फ्रांस के बीच उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ने का कार्य करती है। इसी प्रकार इंग्लिश चैनल की बात करें तो इंग्लैंड फ्रांस के बीच विद्यमान है। बारबोरस जल संधि की बात करें तो मरमरा सागर व काला सागर के बीच विद्यमान है, तुर्की में स्थित है, या कह सकते हैं एशिया यूरोप महाद्वीप के मध्य स्थित है। उत्तरी चैनल या नॉर्थर्न चैनल की बात करें, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच है, ये आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। अब आगे बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कौन सी है। जैसे बात करें फ्रांस, फ्रांस की बात करें तो इसे किसानों का देश कहते हैं। फ्रांस से किसानों का देश कहलाता है। एक चीज ध्यान रखना है, ये भूमि व जलवायु के कारण, भूमि व जलवायु के कारण यह फ्रांस से क्षेत्र लघु यूरोप कहलाता है। याद रख लेना कि भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप किसे कहते हैं, तो आपका फ्रांस क्षेत्र कहलाता है। कौन कहलाता है, फ्रांस क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार से बात करें, एक हमारे पास है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड अलग है। स्विट्जरलैंड जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य एक दर्रा विद्यमान है जिसका नाम है ग्रेट सेंट बर्नार्ड। याद रख लेना कि स्विट्जरलैंड इटली के मध्य कौन सी दर्रा विद्यमान है, ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा विद्यमान है। इसी प्रकार हमारे पास है इटली, ऑस्ट्रिया। इटली और ऑस्ट्रिया के मध्य कौन सी दर्रा है, तो ब्रेनर दर्रा। कौन सी दर्रा विद्यमान है, ब्रेनर दर्रा विद्यमान है। सुनिएगा वापस से, स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा विद्यमान है। इटली ऑस्ट्रिया के मध्य ब्रेनर दर्रा विद्यमान है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक चीज और ध्यान रखना है कि स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य एक टनल जिसका नाम है गोथियार्ड सुरंग, ये इसी क्या कहते हैं, टनल। गोथियार्ड सुरंग व टनल किसके मध्य विद्यमान है, तो स्विट्जरलैंड व इटली के मध्य विद्यमान है। कि वह विश्व का सबसे लंबा टनल है। याद रख लेना कि विश्व का सबसे लंबा टनल यूरोप महाद्वीप में स्थित है, स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य। इसी प्रकार यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वह फ्रांस और तुर्की के मध्य विद्यमान है, जिसे बोलते हैं ओरिएंटल रेल मार्ग। कौन सा रहेगा, ओरिएंटल रेल मार्ग। एक चीज ध्यान रखना है, आयरलैंड। आयरलैंड कितने भागों में बंटा हुआ है, दो भागों में। एक उत्तरी आयरलैंड है और एक रहेगा जिसे बोलते हैं आयरलैंड गणराज्य। आयरलैंड दो भागों में बटा हुआ है, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड गणराज्य। इन दोनों का सम्मिलित जो क्षेत्र है भूभाग वो कहलाता है एमरोल्ड। एमरोल्ड क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रमुख बातें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक महाद्वीप से संबंधित बात आपको ध्यान में रखनी है कि शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। नोट लगा लेना, शीतोष्ण घास के मैदान यूरोप महाद्वीप में क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं स्टेपीज। क्या कहलाते हैं, स्टेपीज।
तो याद रख लेना स्टेपीज जो शीतोष्ण घास के मैदान है वह कौन से महाद्वीप में विद्यमान है, तो आपके यूरोप महाद्वीप में विद्यमान है। ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि कौन सी इस महाद्वीप की विशेषताएं है, क्या क्या हमारे पास विशेषताएं रही है। इसके साथ साथ अब एशिया महाद्वीप हमारे पास हो रहा है, उसकी बात पे अब कर लेंगे विस्तार से। तो ये जितने भी मैंने महाद्वीप पढ़ा दिए हैं उन पर आप गौर से वीडियो देख लेना, कौन से महाद्वीप की किस प्रकार की विशेषता रही है, तब जाके ये संपूर्ण बातें आपके समझ में आ जाएगी कि वाकई में कौन से महाद्वीप की विशेषताएं किस प्रकार से रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आने वाली वीडियो आपको जरूर प्राप्त हो सके।